नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। 25 तारीख से शुरू हुए शीतकालीन सत्र में एक दिन भी शायद ऐसा नहीं बीता जब संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कोई टकराव न देखने को मिला और कोई गतिरोध न उत्पन्न हुआ हो। जिस दिन प्रियंका गांधी ने शपथ ली 28 तारीख को, उस दिन थोड़ा माहौल हंसी खुशी का था, थोड़ा उल्लास भरा दिखाई दे रहा था, लेकिन बाकी दिनों में लगातार सरकार के रवैये के कारण विपक्ष जो है वो बहुत परेशान है और वो अपनी परेशानी को जिस तरह से उठा रहा है उससे अब मुश्किल में सरकार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। सरकार ने पूरी कोशिश की कि इस बार भी विपक्ष को वो किनारे करे, उसकी आवाज को उठने न दे, संसद में उसकी आवाज को कुचले, बाहर उसकी आवाज को दबाने की कोशिश करे, लेकिन विपक्ष इस बार अपनी पूरी तैयारी से आया है और वो लगातार सरकार के सामने उन मुद्दों को उठा रहा है जिनके जवाब जानना न केवल विपक्ष के लिए बल्कि देश के लिए, देश की जनता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। विपक्ष उन्हीं सवालों को उठा रहा है और सरकार इन सवालों से बच रही है और सारा दोष डाल दे रही है विपक्ष पर कि वो सरकार सत्ता मतलब अभी संसद को चलने नहीं दे रहा, वो जबरदस्ती सरकार पर इल्जाम लगा रहा है और अपने ऊपर उठती उंगलियों को दिखाने के लिए बीजेपी ने अब एक नया तरीका अपनाया है। वो पलटकर कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, सोनिया गांधी पर आरोप लगा रही है और ये कह रही है कि कांग्रेस जो है वो अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत सरकार को, देश को खतरे में डाल रही है। तो विपक्ष के जो सवाल है वो मुश्किल में किस तरह से सरकार को डाल रहे हैं ये हम लोग लगातार देख रहे हैं, लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। अफसोस इस बात का है कि अभी तक इस गतिरोध का कोई हल निकलता हुआ नहीं दिख रहा, बल्कि आने वाले वक्त में सरकार के लिए तकलीफ और ज्यादा बढ़ेगी ऐसा नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अब लोकसभा और राज्यसभा में साफ साफ पक्षपातपूर्ण कार्रवाइयां हो रही है, ये नजर आ रहा है कि आसंदी पर जो लोग बैठे हैं वो लोग सीधे सीधे बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और विपक्ष की आवाज को वहां सुन नहीं रहे हैं। और उसके बाद न केवल वो ऐसा गलत कर रहे हैं बल्कि अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए वो लोग भी विपक्षी सांसदों पर ही उंगलियां उठा रहे हैं। आज जिस तरह से ओम बिरला ने कहा कि संसद की उन्होंने शालीनता और मर्यादा का हवाला दिया और मुखौटे पहनने पर और जिस तरीके से प्रदर्शन किए जा रहे हैं उस पर आपत्ति जताई, और उधर राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ जिस तरह की लगातार वो ऐसा कर रहे हैं जिसमें दिख रहा है कि वो साफ साफ बीजेपी के लिए पक्षपात कर रहे हैं और उसमें वो विपक्ष की आवाज को दबा रहे हैं। लेकिन अब विपक्ष ने इन पक्षपातपूर्ण कार्रवाइयों का, इस रवैये का जवाब देना शुरू कर दिया है और इसकी शुरुआत कल शाम को हुई जब विपक्ष के सांसदों ने राज्यसभा में यह तय किया कि हम जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे और इसके लिए हस्ताक्षर करने शुरू किया और अब तक बताया जा रहा है कि 70-71 सांसदों ने इस पर हस्ताक्षर कर भी दिए हैं। आज ये अविश्वास प्रस्ताव पेश भी हुआ, मतलब इस पर नोटिस भी दिया गया। हालांकि जो विपक्ष के पास संख्या बल है वो इस समय कम है राज्यसभा में और लोकसभा में भी उसके पास इतना बहुमत नहीं है, मतलब सत्ता के पास बहुमत है और विपक्ष जो है उसके पास अभी इतना संख्या बल नहीं है कि वो इस प्रस्ताव को पारित करवा सके। लेकिन नोटिस देना भी अपने आप में एक बड़ा कदम है और ये बताने का तरीका है कि अगर बीजेपी चाहेगी, अगर संसद में जो सभापति हैं, जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, वो लोग अगर ये चाहेंगे कि हम सीधे सीधे आंख मूंद कर बीजेपी की मनमानी चलने दें और मोदी सरकार जिस तरह का काम कर रही है और जिस तरीके से अपनी जवाबदेही से बच रही है और उल्टा इल्जाम डाल रही है कांग्रेस पर, तो ये चीज विपक्ष इतने आसानी से चलने नहीं देगा। ये बात आज विपक्ष ने एक बार फिर बता दी। आपको मैं बता दूं कि आज एक बार फिर दोनों सदन जो है वो स्थगित हो गए कल तक के लिए, यानी कार्रवाई फिर टल गई। जबकि अभी हाल ही में किरण रिजिजू जो है संसदीय कार्य मंत्री, इन्होंने एक ये कहा था कि हमारी सभी दलों से बात हुई है और हम संसद की कार्रवाई को सुचारू तरीके से चलाने के लिए सहमत हुए हैं और हम वो सब करेंगे जिससे कि संसद की कार्रवाई चले। लेकिन अब बीजेपी के मंत्री खुद अपनी इस बात से पीछे पे हटते हुए दिख रहे हैं। उधर विपक्ष के जो सांसद है उनका ये कहना है कि हम तो बार बार पहुंच रहे हैं सदन में चर्चा के लिए, हम जो भी कुछ विरोध कर रहे हैं वो बाहर कर रहे हैं, लेकिन सदन में जब हम चर्चा के लिए पहुंच रहे हैं तो वहां पर सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है, क्यों बार बार सदन को स्थगित कराया जा रहा है। तो जिस तरह से संसद में गतिरोध बरकरार है उससे विपक्ष को कोई मुश्किल नहीं हो रही है। सरकार ऐसा सोच रही है कि वो विपक्ष को मुश्किल में डाल रही है, लेकिन असल में
खुद खतरे में पड़ रही है मोदी सरकार, और किस तरह से खतरे में पड़ रही है, ये इस पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं कि आज राहुल गांधी ने कांग्रेस के सांसदों की एक बैठक भी ली, और जिस पर इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा भी हुई कि किस तरह से आगे की रणनीतियां बनाई जाए, किस तरह से आगे कार्रवाई की जाए, क्योंकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के तमाम सांसद जो हैं इस समय बाकायदा सदन के बाहर अलग अलग तरीकों से प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले उन लोगों ने मोदी सदन में आओ इसके नारे लगाए थे, फिर अदानी मोदी एक है लिखा हुआ जो स्टिकर है उनके कपड़ों पर चिपका हुआ था। कल राहुल गांधी ने मुखौटे पहने दो सांसदों उनके इंटरव्यू लिए थे, जिसमें एक मुखौटा मोदी का था, एक अदानी का था, और वो लोग उनके रिश्ते क्या हैं इस पर राहुल गांधी ने एक नया प्रयोग करते हुए उनका इंटरव्यू लिया था। आज जो है प्रियंका गांधी अपने बैग में उन्होंने मोदी अदानी एक है तो सेफ है और इसका स्टिकर लगाकर वो पहुंची, काले रंग के बैग। ये सब संसद में हो रहा है। बीजेपी को ये सब देखकर बड़ी तकलीफ हो रही है। ये जो देखिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, प्रियंका गांधी खुद काले कपड़ों में भी हैं और उनके हाथ में जो बैग था उसमें वो उन्होंने लिखा हुआ है, और राहुल गांधी ने बताया जा रहा है कि इस बैग को क्यूट कहा। और ये जो क्यूटनेस वाली बात है ये भी बीजेपी को चुभ सकती है, क्योंकि आजकल उसको हर उस बात का बुरा लगता है जिस पर उस पर या मोदी सरकार पर उंगली उठे। लेकिन उंगलियां उठती ही रहेंगी, क्योंकि इस समय जिस तरह का काम किया है अदानी ने और जिस पर सवाल उठे हैं अमेरिकी अदालत में और जिसको लेकर जवाब देना चाहिए था मोदी सरकार को, वो जवाब नहीं दे रही, कांग्रेस पर ही सवाल उठा रही है। तो इस वजह से जो पूरा हंगामा इस समय देश में मचा हुआ है, आज उसी पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, लगातार शीतकालीन सत्र 25 तारीख से चल रहा और उसकी टाइमलाइन अगर देखें तो एक भी दिन शायद ऐसा नहीं बीत रहा जब ये अदानी मुद्दे पर, पहले संभल का मुद्दा था, हालांकि अब उसकी चर्चा थोड़ी दब गई है, लेकिन अदानी का मुद्दा जो है वो जोर पकड़ता जा रहा है। और अदानी के मुद्दे को हवा देने का काम ऐसा लग रहा है कि खुद मोदी सरकार ने कर दिया, जब उसने जॉर्ज सोरोस का नाम यहाँ पर वो ले आई और उसने उंगलियां उठाई सोनिया गांधी पर और उनके देशभक्ति पर सवाल उठाए, राहुल गांधी को बाकायदा देशद्रोही कहा। ये सारी बातें जो चल रही हैं, लेकिन इस समय विपक्ष को जो दबाने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार और जिस तरह का रवैया दिख रहा है सरकार का, आज का भी जो विरोध था उस पर किरण रिजिजू को बड़ी आपत्ति हुई। वो कह रहे हैं कि बड़ी शर्मनाक बात है कि वो इस तरह टी शर्ट पहनकर लोग आ गए हैं और मजाक बना रहे हैं। ओम बिरला ने भी इसी तरह की बातें कही। ये सारे लोग जो अफसोस तो जता रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब वो लोग सत्ता में बैठे हैं, उनके हाथ में है, वो चाहें, विपक्ष अगर हंगामा करना भी चाहे तो ठीक है, आप उतने सांसद हैं, आप बाहर हो जाइए। अभी पिछले मतलब कार्यकाल में हमने देखा था कि किस तरह विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया था, तो पूरे संसद में मोदी सरकार का राज हो गया था। अभी भी वैसा ही राज चाहे तो मोदी सरकार कायम कर सकती है, क्यों नहीं कर रही है? क्यों वो विपक्ष के सवालों को हंगामे का नाम देकर संसद को टालने का बहाना बना रही है? क्यों वो बार बार ऐसा कर रही है? आखिर इसके पीछे क्या यही नहीं नजर आ रहा कि मोदी सरकार डर रही है कि सदन में अगर अदानी मुद्दे पर बोलने के लिए खड़ा होना पड़े तो फिर क्या कहेंगे? और मोदी तो सदन में आ ही नहीं रहे हैं, जिस पर आज प्रियंका गांधी ने ये कहा भी कि मैं नई सांसद हूं और मैंने अभी तक उनको सदन में देखा ही नहीं है। क्या कहेंगे अमलेंदु जी? देखिए समिता जी, मोदी जी सदन में आएंगे भी नहीं, अभी तक नहीं आए हैं और आएंगे भी नहीं। और 70 सालों के इतिहास में पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी जिनका सबसे कम सदन में उपस्थिति रही है, और जब भी रही है तो ऊटपटांग बातों के लिए ही उनकी उपस्थिति रही है, तो देश की समस्याओं पर कोई चर्चा उन्होंने कभी नहीं की है। ये उनके नाम एक रिकॉर्ड है। तो जो 70 सालों में बहुत कुछ पहली बार करते हैं नरेंद्र मोदी, तो ये भी 70 सालों में पहली बार है कि जो सबसे कम उपस्थिति है वो नरेंद्र मोदी के नाम ही है अभी तक, जो ये समझा जा सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी सदन में आ क्यों नहीं रहे हैं? मतलब एक तो आदत है कि नहीं आते हैं, लेकिन अभी क्यों नहीं आ रहे हैं? चूँकि अडानी पर अगर चर्चा होगी तो विपक्ष का जैसा आरोप है कि अडानी और मोदी एक ही हैं, अडानी तो सिर्फ मोहरा हैं और जो भी कुछ है वो इसके पीछे मोदी हैं। तो ये जब सारी चर्चाएं होंगी तो मोदी सवालों के घेरे में होंगे और सीधे सीधे मोदी से सवाल होंगे कि महाराज आप ये बताइए कि आप अडानी को बचा क्यों रहे हैं? आखिर ऐसा क्या है अडानी में कि जिसको आपको बचाने के लिए सरकार जो है वो हर हद तक जो चली जा रही है और अडानी को बचाया जा रहा है? तो आपकी और इनके बीच में क्या दुरभिसंधि है? इसको लेकर सीधे सीधे सवाल होंगे और सवालों के घेरे में सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे।
दूसरा, अब जो सदन का जो एक तरह से कहा जाए जो संख्या चरित्र है वो अब बदल चुका है। विपक्ष अब बहुत ज़्यादा मजबूत है और कुछ ही कम जो है वो सत्ता पक्ष से हैं, और सत्ता पक्ष में भी जितना बीजेपी के सदस्य हैं लगभग ठीक उतने ही जो है एक तरीके से देखा जाए वो इंडिया गठबंधन के सदस्य हैं। बाकी अब अडानी के मसले पर चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार या एकनाथ शिंदे इनके लोग बचाने आएंगे नहीं आएंगे, ये अलग का मसला है कि वो मोदी की सरकार को बचाने के लिए आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन विपक्ष अब लगभग बराबर का है, तो अब उस तरीके से नरेंद्र मोदी अब वो छाती ठोक कर नहीं कह सकते कि अकेले सब पर भारी हैं। तो ये बड़ा संकट असल में नरेंद्र मोदी के सामने है कि चूंकि अगर विपक्ष इस पर चर्चा करेगा तो सीधे सीधे सवालों के घेरे में नरेंद्र मोदी होंगे, और नरेंद्र मोदी अब विपक्ष का सामना करने की स्थिति में नहीं है किसी भी तरीके से। ये चीज़ें सब साफ में समझ में आ रही हैं, तो इसीलिए जो सरकार मुश्किल में घिरी हुई नजर आ रही है। संसद में गतिरोध बरकरार है और इसके लिए जिम्मेदार एक तरीके से कहा जाए वो नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार को विपक्ष ठहरा रहा है। समिता जी, और इसमें कहीं ना कहीं मीडिया की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं कि वो भी किस तरह से बीजेपी का बिल्कुल साथी बनकर काम कर रहा है। कुछ जो प्राइम टाइम में अपने चैनल्स में कुछ लोग बाकायदा इस पर सवाल उठा रहे हैं कि भाई अगर आप जॉर्ज सोरोस के दोस्त हो और जॉर्ज सोरोस अगर भारत के खिलाफ बात कर रहा है तो इसका मतलब आप भी भारत के खिलाफ बात कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही होता है कि आपका दोस्त जैसा होता है आप भी वैसे ही होते हैं। इस लाइन पर अब लोगों को समझाया जा रहा है, यानी साफ तौर पर नजर आ रहा है कि संसद में जिस बात को मोदी सरकार उठा रही है उसी बात को उनके जो समर्थित चैनल हैं वो अपने प्राइम टाइम में उन बातों को उठा रहे हैं ताकि जनता को गुमराह किया जा सके। और जनता को जागरूक करने का, उसको सही सूचनाएं देने का काम है मीडिया का, लेकिन मीडिया जो है इस समय उसकी भूमिका काफी संदिग्ध है। आज राहुल गांधी ने जो कांग्रेस सांसदों की बैठक ली बतौर नेता प्रतिपक्ष भी, उस पर उसके बाद जब वो बैठक से निकले तो मीडिया ने उनसे जवाब चाहा कि क्या कुछ हुआ है या क्या वो आगे करने वाले, और राहुल गांधी ने इस पर कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा कि मैं अभी मीडिया से बात नहीं करूंगा, और उसके बाद जाते जाते जो उन्होंने कहा कि आप बाहर प्रोटेस्ट को कवर कीजिए, कुछ इस तरह की बात उन्होंने बोली जो हल्की सी सुनाई दी है। अगर वो बाइट अभी हमारे पास है राहुल गांधी की तो एक बार उसको सुनते हैं, और उसके बाद ये भी सुन लेते हैं कि प्रियंका गांधी ने आज क्या कुछ कहा। आज का ये जो गतिरोध जो बरकरार है और जिस पर संसद जो सत्र नहीं चल पा रहा है, किस तरह से वो लोग सदन में चर्चा चाह रहे हैं लेकिन सरकार इससे कैसे बच रही है, इस बारे में प्रियंका गांधी ने भी कुछ जरूरी बातें कही। पहले सुन लेते हैं राहुल गांधी को। सर आज हाउस चलेगा सर? आपको लगता है हाउस साथ चल पाएगा? आप लोगों ने आज मीटिंग भी करी है। भाई अभी मैं मीडिया से बात नहीं कर रहा। थैंक यू। हमारा काम आसान। प्रोटेस्ट में आप लीजिए, फिर वहाँ पे आपको बताऊँ। ठीक है सर, प्रोटेस्ट आपके पीछे भी भाग रहे हैं। यहाँ पर ये जो राहुल गांधी साफ साफ बोल रहे कि मीडिया से मैं बात नहीं करूंगा, और उसमें पत्रकार खुद हंस भी रहे हैं कि हमारा मजाक बन रहा है, कुछ इस तरह की बात उन्होंने बोली। और राहुल गांधी ये जो बोल रहे हैं कि प्रोटेस्ट को आप देखिए, मतलब उसमें आप आइए, तो ये जो राहुल गांधी कल वो खुद पत्रकार बनकर उन्होंने मोदी अदानी का जो मुखौटा पहने थे, एक मणिकम टैगोर थे और दूसरा शिवाजी, उनका नाम मैं भूल रही हूँ, उनका नाम भी एक सांसद जो है कांग्रेस के ही दोनों सांसद, उन लोगों ने मुखौटे पहने थे, और इस पर उन्होंने कल बात की थी। आज राहुल गांधी का मीडिया पर जो तंज है, पहले भी वो बोलते रहे हैं, इस पर आपका जवाब चाहूंगी। और लेकिन उसके पहले प्रियंका गांधी क्या कुछ बोल रही हैं, इसको भी सुन लेते हैं। डर रहे हैं अडानी जी पे बहस करने से, डरते हैं, जानते हैं कि ये चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि सारी बातें सामने आ जाएंगी, और छुप रहे हैं। और मुझे ताज्जुब होता है, मैं तो नहीं हूँ संसद में, आज तक प्रधानमंत्री जी आया ही नहीं है। सत्र के मेरे ख्याल से 10 दिन तो हो गए होंगे, दिखते ही नहीं है यहाँ। ताज्जुब की बात। लोग में अडानी के मुद्दा उठा रही हैं, और हम क्यों नहीं उठाएं? जो बड़ी बड़ी बिजली की बिल आ रही हैं सबकी, आप जाइए यूपी में किसी भी गांव में जाइए और देखिए किसान क्या कहते हैं, कितनी बड़ी बड़ी बिजली की बिल आ रही हैं। और ये एलिगेशंस क्या हैं, क्या कहा जा रहा है यूएस में, किस लिए उनको चार्जशीट किया है, जो भी किया है यूएस में, इंडाइटमेंट कहते हैं उसको, क्यों किया है? क्योंकि उनका कहना है कि हजारों करोड़ के का घूस दिया है इन्होंने ताकि जनता की बिजली की बिल ये बढ़ा पाए, ताकि जो बिजली जनता को बेच रहे हैं वो महंगी हो जाए,
और ये लोग पैसे बनाए, तो हम क्यों ना उठाएं ये मुद्दा? नहीं, वो उनका कहना है कि सोरोस तो यहाँ पर अब न केवल बीजेपी के लोग बल्कि आप अमलेंदु जी, अगर प्रियंका गांधी की बाइट को हमने सुना, आखिर में जब जाते जाते पत्रकार एक और वो जॉर्ज सोरोस का नाम ले रहे थे। मतलब अब पत्रकारों को भी ऐसा लग रहा है कि बीजेपी मजबूर कर रही है कि तुम जॉर्ज सोरोस से जुड़े हुए सवाल करो। हालांकि जॉर्ज सोरोस से अगर कुछ दिक्कत है, जो कल भी हमने चर्चा की थी कि अभी तक क्यों नहीं मोदी सरकार का कोई नोटिस नहीं पहुंचा, क्यों यहाँ की अदालतें जो हैं वो जॉर्ज सोरोस पर कोई अभी तक कार्रवाई नहीं कर रही। जैसे गौतम अदानी पर वहां पर फरमान निकल गया, तो यहाँ पर आप भी निकाल दीजिए, या अगर सोनिया गांधी ने कुछ गलत किया है तो आप उस पर कार्रवाई करिए। केवल बोलने से क्या होगा? और जॉर्ज सोरोस की बात ऐसा है कि वो आज की नहीं है, वो जब से मोदी सरकार मतलब है, और जिस तरीके से लगातार हिंदू मुस्लिम यहाँ पर जो माहौल बना नफरत का, उसको लेकर जॉर्ज सोरोस हमेशा बोलते रहे हैं, आलोचना करते रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा था एक बार कि मोदी और अरबपति अदानी में करीबी रिश्ते हैं और दोनों का भविष्य एक दूसरे से बंधा है। ये मेरा ख्याल है 2020 की बात है, उन्होंने कहा। और इसके बाद उन्होंने अदानी पर स्टॉक मैनिपुलेशन के भी उन्होंने कहा था कि आरोप है और मोदी इस पर खामोश है और उन्हें विदेशी निवेशकों और संसद में सवालों के जवाब देने होंगे। ये मेरा ख्याल है ये पिछले साल की बात है। और 2020 में उन्होंने ये कहा था कि मोदी सरकार, भारत में लोकतंत्र है लेकिन मोदी सरकार के कारण उस पर खतरा आ रहा है। ये जॉर्ज सोरोस का बयान था। और पिछले साल जब जॉर्ज सोरोस का ये एक और बयान आया तो उस पर स्मृति ईरानी हमलावर हो गई थी, तब वो मंत्री थी। और विदेश मंत्री जयशंकर ने तो उनको ये भी कहा था कि सोरोस एक बूढ़े रईस हठधर्मी व्यक्ति हैं जो न्यूयॉर्क में बैठकर सोचते हैं कि उनके विचारों से पूरे दुनिया की गति तय होनी चाहिए। ये जयशंकर ने तब उनकी आलोचना की थी। तो बेशक आलोचना करने का हर किसी को हक है, लेकिन अगर मोदी सरकार को ये लग रहा है कि जॉर्ज सोरोस ने कुछ गलत किया है या वो कर रहे हैं, तो अभी तक मोदी सरकार ने देश बचाने के लिए उस पर क्या किया? ये अजीब सा सवाल है, लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं अमलेंदु जी? देखिए समिता जी, अगर बीजेपी जॉर्ज सोरोस के ऊपर कोई आरोप लगा रही है कि जॉर्ज सोरोस देश की अंदरूनी राजनीति में दखल दे रहे हैं या भारत विरोधी कामों में दखल दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जॉर्ज सोरोस पर मुकदमा किया जाना चाहिए और बांधकर जो है मोदी जी जॉर्ज सोरोस को ले आएँ। वरना जॉर्ज सोरोस उल्टा बंधवा के मंगवा लेंगे वहाँ बीजेपी के नेताओं को। ये भी बीजेपी वाले सब समझ लें, क्योंकि जिस तरीके से अडानी के लिए वहाँ जारी हो गया है, ऐसे अगर ज़्यादा जॉर्ज सोरोस चिल्लाएंगे बीजेपी वाले, तो जॉर्ज सोरोस वहाँ कर देंगे मुकदमा एक अमेरिका में। तो फिर ये जाते फिरेंगे सब यहाँ से बंद के। तो ये असल में देखिए है क्या कि असल में विदेशी ताकतों से इन लोगों के संबंध हैं बीजेपी के लोगों के, और ये किस तरीके से सामने उसको लेकर आते रहते हैं, ये चीज़ें अब सामने आ रही हैं। अगर जॉर्ज सोरोस ने कोई मान लीजिए पाप किया है, कोई बुरा काम किया है जॉर्ज सोरोस ने, तो निश्चित तौर पे एक भारतीय होने के नाते हम भी कहेंगे कि जॉर्ज सोरोस को पकड़ के लाया जाए या फांसी की सज़ा दे दी जाए। तो मोदी सरकार क्यों नहीं फांसी की सज़ा दिलवा पा रही है जॉर्ज सोरोस को? बुलाए और फांसी की सज़ा दे जॉर्ज सोरोस को। लेकिन चूंकि जैसा कि पवन खेड़ा का कल एक वीडियो था कि कहिए तो हम बता दें कि बीजेपी का कौन कौन सा नेता किस किस मंत्री के बेटे ने जॉर्ज सोरोस की कंपनियों से पैसा ले रहे हैं। तो यानी कि जो आप छिपे हुए हैं, आपकी भी चीज़ें सब सामने आ जाएंगी। तो यानी कि एक तरीके से कहा जाए कि एक नाम आगे रखकर आप अडानी से ध्यान हटाना चाहते हैं, चूँकि अडानी के ऊपर एक मुकदमा अमेरिका में है और उसमें जारी हुआ है उनका गिरफ्तारी का वारंट, तो आप उससे ध्यान हटाने के लिए अब जॉर्ज सोरोस नाम चिल्ला रहे हैं। अब मीडिया की तो बहुत दुर्गति हो चुकी है सर मित्रा जी। मैं देख रहा था आज एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, वो एक जो सबसे तेज चैनल कहने वाला अपने को है चैनल, उसकी एक पत्रकार जो है जिनको राहुल गांधी ने झिड़क दिया था कि आप बीजेपी के लिए, ये सवाल बीजेपी का है, फिर वो कहने लगी थी आप इस तरह की मत कीजिए। वो राम गोपाल यादव जो समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं उनसे पूछ रही हैं, बाबा मतलब ये ध्यान कोशिश कर रही हैं कि उनके मुंह से निकले कि राहुल गांधी जो है इंडिया का नेतृत्व करने के लिए सक्षम नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है। उस पर उन्होंने बहुत बुरी तरह राम गोपाल जी ने झिड़क दिया। उन्होंने कहा कि मैं जो कह रहा हूँ अगर आपकी समझ में ही नहीं आ रहा तो इसके लिए मैं क्या करूँ, आपके दिमाग में अगर नहीं घुस रहा, मैं आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ। यानी इतना बुरी तरीके से झिड़क दिया उनको और फिर वो अपना मुंह लेके रह गई। लेकिन अब क्या किया जाए, बेचारों को नौकरी करनी है, ऊपर से कहा जाता है कलीपुरी और अरुणपुरी जो कहते होंगे उसको जाके वो पूछती हैं। अब जिस तरह की चीज़ें सब सामने, तो मुझे लगता है कि मीडिया कर्मियों का बेचारों का दोष नहीं है जो नौकरी कर रहे हैं, ऊपर से कहा जाता है वो उनको सवाल ना पूछने जा करके। लेकिन ख़राब बात यह है कि मीडिया का किस तरीके से अब देश के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ है। और चूँकि मीडिया घराने अधिकांश जो या तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं या फिर उन लोगों के हैं जिनको कहा जाता है कि ये मोदी जी के मित्र हैं,
तो उनके पास वो मीडिया घराने, तो इसलिए मीडिया तो उस तरीके से काम करेगा। लेकिन राहुल गांधी ने भी आज जिस तरीके से झिड़का मीडिया को, और उससे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है कि प्रियंका गांधी ने जो कहा जवाब में कि हम क्यों नहीं उठाएं अडानी का मसला, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। चूंकि जो अडानी के ज़रिए ये सरकार जो काम कर रही है और जिस तरीके से बिजली की कीमतें बढ़ाई जाएंगी और बढ़ाई जा रही हैं, उससे कटेगी जेब किसकी? आम जनता की जेब कटेगी। तो आप रिश्वत लेंगे मोदी सरकार के अधिकारी और अडानी उनको रिश्वत देंगे और उसके खमियाजा जो है वो देश की जनता भुगतेगी महंगी बिजली से। तो ऐसा क्यों होगा? इसको लेकर हम सदन के अंदर सवाल क्यों उठाएं? और ये सदन बनी किस लिए? ये सदन बना ही इसलिए कि जनता के सवाल यहाँ उठाए जाएं। और ये जनता का सवाल है कि जनता की जेब काटी जा रही है और सरकार जो है वो जनता की जेब काटने में मोदी जी के मित्रों की मदद कर रही है। ये विपक्ष के आरोप हैं सुमित्रा जी। तो ये सवाल तो निश्चित तौर पर उठेंगे। जी बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि अभी संसद सत्र चल रहा है तो अभी ये सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल पहले भी राहुल गांधी ने, जब ये अदानी वाला मसला आया था उसके पहले भी राहुल गांधी ने ये कहा था कि जैसे ही आप अपने बिजली का बटन दबाते हैं और उनकी जेबों में पैसा भरना शुरू हो जाता है, ये बयान राहुल गांधी ने पहले ही दिया था। लेकिन बीजेपी जो है वो अदानी के मुद्दे पर जवाब देने से बच रही है। और जो जिस चीज की हम चर्चा कर रहे हैं, जो बेहद गंभीर मामला है कि संसद में इस बात को लेकर जिस तरह से गतिरोध बना हुआ है, अगर अदानी ने कुछ गलत नहीं किया तो मोदी सरकार को क्या तकलीफ है कि वो सदन में उस पर चर्चा करे, और उनका बहुमत है, वो आराम से अपनी बात रख भी सकते हैं। मोदी जी के लिए भाषण लिखने वालों की भी कमी नहीं, वो बाकायदा तर्कों और तथ्यों के साथ बता सकते हैं कि देखिए हमने इन कंपनियों को ये कॉन्ट्रैक्ट दिए और इनमें से सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट अगर अदानी समूह को मिले तो इसमें कुछ गलत नहीं है, उसके वो पूरे कागज दे दें, कारण बता दें और इसके साथ साथ ये भी बता दें कि अदानी समूह ने कुछ गलत नहीं किया है। बात वहीं पर खत्म हो जाती। लेकिन यहाँ पर मोदी सरकार बात खत्म नहीं कर रही, बात को दूसरी दिशा में मोड़ रही है। और सुधांशु त्रिवेदी, उनका तो एक बड़ा दिलचस्प सवाल आया है सामने। उन्होंने बोला बीते 3 साल से क्या ये संयोग रहा है कि जब भी भारत में संसद का सत्र चलता है तभी पेगासस रिपोर्ट, किसान आंदोलन, मणिपुर हिंसा और हिंडनबर्ग जैसी घटनाएं होती हैं। अमरिंदु जी, यहाँ पर ये जो बड़े मासूमियत से इन्होंने सवाल किया है कि संसद सत्र जब चलता है तभी ये घटनाएं होती हैं, क्या इन्हें ये नहीं पता कि मणिपुर का जो मसला है वो 18 महीने हो गए हैं और अभी तक सुलझा नहीं है, अभी भी उसको लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, अभी भी उसको लेकर सवाल किए जा रहे हैं मोदी सरकार से। किसान आंदोलन जो है वो फिर से शुरू हो रहा, मतलब फिर से किसान जो है वो बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। न मणिपुर की हिंसा खत्म हुई, न किसानों की दिक्कतें खत्म हुई। हिंडनबर्ग का भी अभी तक कुछ उस पर खुलासा नहीं हो पाया है। माधवी बुद्ध जो है अभी भी अपने पद पर बनी हुई है। तो ये सवाल तो ऐड होते जा रहे हैं। मतलब मोदी सरकार के सामने अगर वो एक का जवाब नहीं देती, ये उसकी गलती है कि आप एक का जवाब नहीं दे रहे तो दूसरा भी आ रहा है, तीसरा भी आ रहा है और अब सवालों की लिस्ट जो है बढ़ती जा रही है। अब मामला अदानी तक और पहुंच गया है। ऐसे में बीजेपी किस तरह से अपना बचाव कर पाएगी, ये जो खोखले तर्क दे रहे हैं। और इस पर जब संसद में आवाज उठती है, एक और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आज इन्होंने, ओम बिरला जी ने जो कहा, उन्होंने कहा पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि संसद परिसर में जिस प्रकार के प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिस प्रकार के नारे, पोस्टर और मुखौटों का उपयोग किया जा रहा है, वह न सिर्फ अशोभनीय है बल्कि हमारी नियम, प्रक्रियाओं और संसदीय परंपराओं के अनुरूप भी नहीं है। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इसमें प्रतिपक्ष के बड़े नेताओं का आचरण व्यवहार भी संसदीय व्यवहार के अनुकूल नहीं है। और इस पर जब कांग्रेस और उन लोगों ने टोका कि आप केवल हमारा नाम ले रहे हैं, सत्ता पक्ष के लिए भी तो कुछ कहिए, तो उन्होंने कहा सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष, सभी को संसद की गरिमा, परंपरा और मर्यादा, प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहिए, ये इन्होंने कहा। और उधर कल जो मैं बता रही थी कि राहुल गांधी ने जिन 2 लोगों का इंटरव्यू किया था, शिवाजी कलगे थे वो मोदी बने थे और मणिकम टैगोर जो थे अदानी का मुखौटा पहने थे। इस पर जब हमने कल ये सोचा था कि मोदी रोते हुए दिखेंगे, लेकिन वो रो नहीं रहे अभी। उनकी जगह दिनेश शर्मा जो है बीजेपी सांसद, उन्होंने कहा कि आज वरिष्ठ नेता संसद में मुखौटा पहनकर खड़े होते हैं, प्रधानमंत्री के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वे देश के लोकतंत्र का सम्मान करना नहीं जानते। कांग्रेस अब हताश, निराश, थके हुए, अस्तित्वहीन नेताओं का समूह बन गया है और इनसे जुड़ी विपक्षी पार्टियां भी धीरे धीरे अलग हो रही हैं। इनको देश के उद्योगपति नहीं चाहिए, इन्हें विदेश के उद्योगपति चाहिए। इन्हें जॉर्ज सोरोस चाहिए जो भारत में अस्थिरता पैदा करे। बिना किसी आधार के दिनेश शर्मा जी ने यह बोल दिया कि जॉर्ज सोरोस देश में अस्थिरता पैदा कर रहे हैं।
मतलब आप सांसद हैं, आपको इतना तो पता होना चाहिए कि अस्थिरता किन किन कारणों से पैदा होती है और सरकार की जिम्मेदारी इसमें कहाँ बनती है। और जो मोदी को लेकर उन्होंने कहा, जिस तरह से राहुल गांधी के लिए उन्होंने कहा, संसद में आपकी मुखौटा पहनकर खड़े हो रहे हैं, ओम बिरला जो जिस बात पर आपत्ति जता रहे हैं, जबकि अमलेंदु जी लोकतंत्र में हमेशा विरोध के लिए इन सारे प्रतीकों का इस्तेमाल जो है वो जायज है। अब हम तो ये भी देखते हैं कि पुतला भी दहन होता है, क्योंकि आप किसी जीते जागते इंसान पर हिंसा करें, उससे बेहतर है कि आप अपना गुस्सा कहीं और निकाल दें, ताकि संदेश भी पहुंच जाए, आपका गुस्सा भी निकल जाए और बात भी पहुंच जाए, संभल जाए। यहाँ पर मोदी सरकार को कहां तक तकलीफ है, ना वो लोकतंत्र को बचने देना चाहती है, ना वहां पर विरोध की आवाज को जगह देना चाहती है, ना विरोध के तरीकों के लिए उसके मन में कोई सम्मान है। क्या लगता है आपको? असल में भाजपा को इस लोकतंत्र के प्रति ही सम्मान नहीं है। तो जब लोकतंत्र के प्रति सम्मान नहीं है तो फिर विपक्ष के प्रति सम्मान भी नहीं होगा, असहमति की आवाज़ों के प्रति भी सम्मान नहीं होगा, संसद के प्रति भी सम्मान नहीं होगा और ओम बिरला साहब के प्रति भी सम्मान नहीं होगा, जगदीप धनखड़ साहब के प्रति भी सम्मान नहीं होगा। और दोनों सदनों के सभापति को मजबूर होना पड़ेगा कि वो सरकार की हाँ में हाँ मिलाएं, ये करना पड़ेगा। अब ओम बिरला साहब जो विपक्ष को कह रहे थे कि साहब वो उनका आचरण नहीं है, पहले ओम बिरला साहब अपना आचरण ठीक करें सदन में। भाई दोनों सभापति जो पहले वो अपना आचरण ठीक करें ना, कि आप जो है पक्षपाती होकर काम कर रहे हैं और आप जो है विपक्ष को सुनना ही नहीं चाहते। सदन जो है लोकसभा या हो चाहे राज्यसभा हो, मतलब पूरी संसद जो है वो सिर्फ सत्ता पक्ष की बात सुनने के लिए नहीं है, सत्ता पक्ष से ज़्यादा विपक्ष की बात सुनी जाती है। चूंकि विपक्ष जनता की बातें करता है, सत्ता पक्ष तो अपनी बात करता है। तो विपक्ष की अगर आवाज़ नहीं सुनी जाएगी तो कैसे लोकतंत्र चलेगा और कैसे संसद चलेगी? तो ये चीज़ें ध्यान में रखना पड़ेगी। लेकिन कहते जरूर ये हैं कि लोकसभा स्पीकर कि भाई सदन जो है वो सदन की परंपराओं से चलेगा, मर्यादाओं के अनुसार चलेगा। बहुत अच्छी बात है, सदन मर्यादाओं के अनुसार चलेगा। लेकिन अगर सत्ता पक्ष सदन की मर्यादा भंग कर रहा है तो लोकसभा स्पीकर को सत्ता पक्ष में कार्रवाई करनी चाहिए। फिर चाहे वो संसदीय कार्य मंत्री खड़े होकर कुछ बोल रहे हो, चाहे फिर वहाँ कोई और मंत्री खड़े होकर कुछ बोल रहे हो। अगर मंत्री वहाँ डिस्टर्ब कर रहे हैं, निशिकांत दुबे को लेकर शिकायतें दी गई कांग्रेस की तरफ से और निशिकांत दुबे को आप लगातार प्रमोट कर रहे हैं, तो ये सवाल उठा रही है कांग्रेस। तो अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो सभापति को अपने क्रियाकलाप भी ठीक करने पड़ेंगे और लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुसार और संवैधानिक दायित्व जो है उसके अनुसार उनको अपना काम करना पड़ेगा, जो कि करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और यही विपक्ष का आरोप है कि दोनों सदनों के सभापति जो हैं वो सत्ता पक्ष के साथ खड़े हुए नजर आते हैं और वो उनका जो संवैधानिक दायित्व है उसका निर्वाह नहीं कर रहे, विपक्ष का ये कहना है। तो अगर ऐसा है तो दोनों सदनों के सभापति को ये साबित करना पड़ेगा कि विपक्ष के आरोप ये गलत हैं और वो निष्पक्ष रूप से काम कर रहे हैं और सरकार के साथ में खड़े हुए नहीं हैं, ये दिखाना पड़ेगा। जो दिखाने में वो दोनों सदनों के सभापति जो हैं वो विफल साबित हो रहे हैं, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है। तो इसलिए संसद में गतिरोध बरकरार हो, ये तब तक गतिरोध बरकरार रहेगा जैसा कि संजय राउत का कहना था कि ये सरकार अडानी के लिए काम कर रही है और जब तक ये सरकार है तब तक इस तरीके से प्रदर्शन होता रहेगा। यानी कि ये सरकार अगर अडानी के लिए काम करना बंद नहीं करेगी और जनता की जेब काटने के लिए जो नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं उनको बंद नहीं करेगी, तब तक विपक्ष इस सरकार के खिलाफ इसी तरीके से अपनी आवाज़ उठाता रहेगा, वो चाहे संसद हो चाहे संसद के बाहर हो सकता है। जी बिल्कुल, और विपक्ष आवाज उठाता है तो सुधांशु त्रिवेदी को तकलीफ होती है कि संसद के समय ही ऐसे सब सवाल क्यों उठते हैं। अब ये भी अजीब सी बात है कि अगर संसद के वक्त ये सवाल उठ रहे हैं तो संसद में ही उनका जवाब दिया जाए ताकि बात वहीं खत्म हो। लेकिन यहाँ पर खेल कुछ और ही नजर आ रहा है। बिल्कुल दिख रहा है कि देश में इस समय जो समस्याएं चल रही हैं और जिन लोगों के कारण समस्याएं हो रही हैं, अगर गरीबी है, जैसे आज ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को एक उस पर कहा कि हम कब तक ये फ्रीबीज जो है क्यों बांटी जा रही हैं और कब तक बांटी जाएंगी, और ऐसा रहेगा तो केवल टैक्स पेयर्स ही रहेंगे जो फ्री राशन नहीं पाएंगे, बाकी सारे लोग फ्री राशन पाते रहेंगे। और ये क्यों हो रहा है, ये सरकार से सीधा सीधा सवाल किया गया। तो सवाल ये है कि अगर कुछ लोग मतलब 80 करोड़ लोग अगर वो 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लग रहे हैं, इसका मतलब है कि उनके पास रोजगार नहीं है, उनके पास अच्छे भोजन की जो है सुविधा नहीं है और उनके पास मौके नहीं मिल रहे उनको आगे बढ़ने के। और ये सारे मौके, सारी सुविधाएं और सारा धन देश का कहाँ जा रहा है? क्यों कुछ लोग जो है वो इतने अरबपति, मतलब उनकी जो दौलत है वो बढ़ती ही जा रही है और कुछ लोगों के, कुछ नहीं, देश की 99% जनता जो है वो बिल्कुल तकलीफों में है और 1% लोग जो हैं अगर वो अमीर पर अमीर होते जा रहे हैं, तो ये देखना भी, इससे जो आर्थिक गैर बराबरी हो रही है इसका जिम्मा भी सरकार पर है।
यही सवाल तो विपक्ष वहां पर उठा रहा है, लेकिन सरकार जो है वहां पर अपने जवाब देने से बच रही है। और आज इस बारे में जो राज्यसभा और लोकसभा में जो दोनों जिस तरह से सदनों में कार्रवाई बाधित हुई, प्रमोद तिवारी राज्यसभा सांसद जो है उन्होंने क्या कुछ कहा है उसको सुनते हैं, और उसके साथ साथ गौरव गोगोई की बात भी सुनते हैं, जिन्होंने बताया कि किस तरह से मोदी सरकार बार बार मुद्दों को टाल रही है। क्या कुछ कहा है प्रमोद तिवारी ने, पहले उसको सुन लेते हैं। प्रमोद तिवारी, माननीय सभापति जी, मुझे पूरा विश्वास है कि व्यवधान में जैसे आपने उनको सुना है, मुझे भी आप मौका देंगे। जो कुछ भी नड्डा साहब ने कहा है पूरी तरह गलत, बेबुनियाद, सतही, घटिया आरोप है, मैं इसका खंडन करता हूं। दूसरा, मैं स्पष्ट कर दूं कि जैसे वो कह रहे हैं उनके आधार नहीं, हमारे पास आधार है। एक न्यायालय ने संज्ञान लिया है 23,000 करोड़ रुपए की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिया गया है, इनके अधिकारियों को दिया गया है। अडानी मुद्दे पर आप चर्चा कराइए, हम अपनी बात रखेंगे और सरकार को पूरा मौका मिलेगा। इन्होंने 23,000, अडानी ने 23,000 करोड़ रुपया मोदी सरकार को दिया है, ये मेरा निश्चित आरोप है। मैं साफ कहता हूँ। अमरिंदर जी, यहाँ तो साफ दिख रहा है कि सदन के भीतर जो बातें बाहर हो रही हैं, जैसा किरण रिजिजू ने आरोप लगा दिया कि ये लोग सदन में आकर बात ही नहीं करना चाहते, और मुझसे बहुत सारे सांसदों ने बोला है कि हम सदन में आकर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी ही ऐसे हैं जो नहीं आना चाहते। तो राहुल गांधी तो खैर सदन में वो नेता प्रतिपक्ष है, वो आएंगे ही। अभी हम ये जो देख रहे थे दृश्य, इसमें सोनिया गांधी भी बैठी हुई थी और प्रमोद तिवारी अदानी मुद्दे को बार बार उठाने की कोशिश कर रहे थे, और उसमें जो आवाज, जो हल्ला हो रहा था, वो साफ समझ में आ रहा है कि वो बीजेपी की तरफ से हो रहा था। इसके बाद बीजेपी किस तरह से बोल सकती है कि हम जो है चर्चा चाहते हैं और विपक्ष जो है वो चर्चा से भाग रहा है, या संसद में गतिरोध पैदा करने का दोष जो है वो किस तरह से विपक्ष पर डाल सकती है? इस दृश्य को देखकर आप क्या कहेंगे? देखिए समिता जी, एक जो दिख रहा है वो साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि सत्ता पक्ष किस तरीके से व्यवधान पैदा कर रहा है, और सभापति महोदय जो वो सत्ता पक्ष के साथ हाँ में हाँ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। यानी सभापति महोदय की तरफ से सत्ता पक्ष को खामोश नहीं कराया जा रहा है कि आप खामोश बैठिए, और जो है विपक्ष को आवाज़ उठाने से रोका जा रहा है, और ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। प्रमोद तिवारी ने बहुत कायदे से बात की कि वहाँ हुआ है अडानी पर, आप चर्चा कराइए, और सरकार चर्चा से भाग क्यों रही है? महत्वपूर्ण सवाल यही है समिता जी कि अडानी पर चर्चा से आखिर सरकार भाग क्यों रही है? चर्चा होगी अगर तो सत्ता पक्ष को भी तो अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि मौका नहीं मिलेगा। भाई नड्डा जी को बात रखने का मौका मिलेगा, किरण रिजिजू को मौका मिलेगा, अमित शाह को मौका मिलेगा, मोदी जी को मौका मिलेगा। आपको जो बचाव करना है अडानी का कीजिए, बचाव रोका किसने है? भाई आप जो बातें कह रहे हैं, बाहर कह रहे हैं, या सुधांशु त्रिवेदी जो कह रहे हैं, तो सदन के अंदर क्यों नहीं बोलना चाहते आप ये बातें? आप अडानी का बचाव सदन में करना क्यों नहीं चाहते? और अगर आप अडानी के साथ नहीं खड़े हैं और सदन में अगर आप उसका बचाव करना नहीं चाहते तो विपक्ष को अडानी पर सवाल पूछने दीजिए। आप कह दीजिए खड़े हो कि हम तो अडानी को नहीं बचा रहे, हमारा अडानी से कोई रिश्ता नाता नहीं है। लेकिन चूंकि बीजेपी ये कह नहीं सकती कि उसका अडानी से कोई रिश्ता नाता नहीं है, और बीजेपी को मतलब ये कह नहीं सकती कि वो अडानी को बचा रही है, इसीलिए वो सदन में चर्चा से भागना चाहती है। कुल मिलाकर लब्बो लुआब जो है इस पूरे गतिरोध का यही है कि चूंकि बीजेपी को ये बताना भी नहीं, ये कहना भी नहीं है कि उसके अडानी के साथ संबंध है, और अडानी के साथ संबंधों को निभाना भी है, दोनों काम को उसको करने, इसीलिए उस सदन में चर्चा से भाग रहे हैं। चूंकि अगर सदन में चर्चा होगी तो नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल उठेंगे, तमाम लोगों के ऊपर सवाल उठेंगे, अडानी के तमाम कारनामे जो उन पर चर्चा होगी, और फिर अगर बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। इसीलिए सरकार अडानी पर चर्चा करना नहीं चाहती है, और सत्ता पक्ष की तरफ से दोनों सदनों में लगातार गतिरोध पैदा किया जा रहा है। जी बिल्कुल, गौरव गोगोई जो है कांग्रेस सांसद, उन्होंने भी इसी तरफ इशारा किया कि हम तो चर्चा चाहते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष जो है वो नहीं चाहता, वो भाग रहा है अपनी जिम्मेदारी से। क्या कुछ कहा गौरव गोगोई ने, वो भी सुन लेते हैं। आज अपने सदन के अंदर, लोकसभा सदन के अंदर देखा कि अध्यक्ष महोदय ने सदन की गरिमा की बात की, और जब प्रश्नकाल शुरू हुआ तो सत्ता पक्ष के सदस्य खड़े होकर उन्होंने एक बहाना दिया कि सदन स्थगित हो। मैं आशा करूंगा कि जिस प्रकार से आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने नेता प्रतिपक्ष का उदाहरण दिया
आने वाले समय पर आज जो और पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष के सदस्यों के कारनामों के कारण सदन नहीं चल रहा, सत्ता पक्ष पर भी वो रोशनी डालेंगे, ये मेरी आशा है। पूरा देश आज जान चुका है कि आज विपक्ष पूरी तरीके से प्रश्नकाल चलाने की भूमिका बांध रखी थी, लेकिन सत्ता पक्ष के सदस्य स्वयं खड़े होकर आज एक बहाना मिल गया कि सरकार को कि ये सदन से भाग जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी को ये आग्रह करते हैं कि सदन से भागना बंद करो और सदन को प्रारंभ करो। जॉर्ज सोरोस का थैंक यू किरण रिजिजू ने बात बोली। थैंक यू देखिए, प्रश्नकाल में हम आज प्रश्नकाल क्यों स्थगित हुआ वो आदरणीय किरण रिजिजू बोले, वो तो वहीं पे बैठे थे। उन्होंने तो अपने सदस्यों को बैठने के लिए नहीं कहा, हम तो अपने सदस्यों को बैठने के लिए कह रहे थे कि प्रश्नकाल हो। तो किरण रिजिजू जी अंदर कुछ और करते हैं और बाहर कुछ और कहते हैं। तो जो दृश्य हमने राज्यसभा में देखा और वही बात बता रहे हैं गौरव गोगोई की लोकसभा में भी हाल बल्कि वैसा ही था। प्रश्नकाल वो लोग चलने देना चाहते थे, लेकिन किस तरह से यहाँ पर किरण रिजिजू या ये कहें कि जो बीजेपी के सांसद हैं उन लोगों ने गतिरोध उत्पन्न किया और इसके बाद वो उंगली उठा रहे हैं कांग्रेस पर। लेकिन विपक्ष जो है अब उसने अपनी तैयारी, कल से ये चल रहा था, चर्चा चल रही थी कि वो जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। अगस्त में भी इस तरह का एक मामला बना था, तब तो राज्यसभा स्थगित हो गई थी अनिश्चितकाल के लिए। लेकिन इस बार जो है विपक्षी सांसदों में से 71 सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस पेश करने के लिए जो हस्ताक्षर किया है। हालांकि इसमें जो संविधान का अनुच्छेद 67B जो है उसके तहत 14 दिन का नोटिस देना होता है और प्रस्ताव पास होने के लिए दोनों सदनों में बहुमत भी चाहिए। और तो फिलहाल बीजेपी इसमें उसका अपर हैंड है, क्योंकि वो ये देख रही है कि विपक्ष के पास बहुमत नहीं है। उसके पास लोकसभा में 236 सीटें हैं और राज्यसभा में अभी केवल 85 सीट है। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगह अभी विपक्ष के पास उतनी ताकत तो नहीं है अमलेंदु जी। लेकिन ये अगर इसको हम एक सांकेतिक वो भी माने कि किस तरह से उसने यहाँ पर राज्यसभा के सभापति की भूमिका पर यहाँ पर नए सिरे से सवाल करने के लिए, मंथन करने के लिए एक नई बहस जो है यहाँ पर छेड़ दी है विपक्ष ने। क्या इसका खामियाजा आने वाले वक्त में बीजेपी को उठाना पड़ेगा? क्योंकि ये जो मनमानी मोदी बाहर दिखाते और सदन के भीतर भी जो दिखाने की कोशिश उनकी चल रही है, क्या इस पर रोक लग पाएगी या इसको विपक्ष रोक पाएगा? देखिए समिता जी, अब विपक्ष रोक पाएगा नहीं रोक पाएगा ये तो एक अलग का मसला है, लेकिन विपक्ष अपनी ताकत के साथ जो है वो पूरे आवाज़ उठा रहा है और इस सरकार को तानाशाही के रास्ते पर जाने से रोकने का पूरा प्रयास कर रहा है। और जिस तरीके से जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, और हालांकि उसके लिए 14 दिन का नोटिस होगा, जो आपने बताया कि 14 दिन का नोटिस देना होगा, तो वो नोटिस तो सब होता रहेगा, लेकिन उस पर 71 सांसदों ने दस्तखत कर दिए हैं। यानी वो आज नहीं तो कल वो अविश्वास प्रस्ताव तो आना ही आना है। और जब अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो फिर जगदीप धनखड़ साहब को उस कुर्सी से उतरकर नीचे बैठना पड़ेगा जब उस पर चर्चा होगी। हालांकि वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे अविश्वास प्रस्ताव को, लेकिन तब क्या चीज़ होगी वो देखना होगा कि मामला कहाँ तक आगे जाएगा। ये तब जब आएगा तब उस समय देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल जो विपक्ष कर रहा है वो अपनी आवाज़ पूरे तरीके से उठा रहा है। सरकार जो कर रही है वो जनता की आवाज़ कुचलने का एक तरीके से प्रयास कर रही है और असल मुद्दे जो जनता के हैं उससे ध्यान भटकाने की कोशिशें की जा रही हैं। चूँकि अडानी का मसला हो, चाहे वो और मसले हों जिन पर बात होनी, चाहे वो संबल का मसला हो, चाहे वो मणिपुर का मसला हो, ये सारे मसले सदन में उठाए जाने हैं और इन पर सरकार से सवाल जवाब किए जाने हैं। सरकार जनता के सवालों का कोई जवाब देना नहीं चाहती है, इसलिए लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से संसद में गतिरोध पैदा किया जा रहा है। हल्ला गुल्ला सत्ता पक्ष के सांसद मचा रहे हैं और ये 70 सालों में पहली बार हो रहा है कि सत्ता पक्ष के सांसद जो हैं वो हल्ला गुल्ला करते हैं और सदन की कार्रवाई जो है वो सत्ता पक्ष के सांसदों की वजह से स्थगित की जा रही है लगातार। तो ये बहुत निंदनीय और शोभनीय दोनों बातें हैं कि सत्ता पक्ष जो है वो किस तरीके से संसदीय मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहा है, उनको तार तार कर रहा है और एक तरीके से कहा जाए वो लोकतंत्र के साथ छल कर रहा है। जी, लोकतंत्र के साथ धोखा कर रही है मोदी सरकार। वाकई एकदम ये सही बात लग रही है। और राहुल गांधी की बात अगर याद करें, जब वो नेता प्रतिपक्ष बने थे और उसके पहले भी जब ये नई सरकार बनी थी और संसद का पहला ही सत्र हुआ था, उसमें उन्होंने ये कहा था कि हम यहाँ पर जनता की आवाज उठाएंगे और हमको इसके लिए मैंडेट मिला है और हम यहाँ जो बैठे हैं
हम विपक्ष की आवाज मतलब हम जनता की आवाज यहाँ पर उठाने का काम करेंगे और अगर इसको कोई दबाएगा तो हम उसका विरोध करेंगे। ये साफ साफ राहुल गांधी ने कहा था और उनके भाषणों पर पहले तो मोदी थोड़ा घबराए और अब ऐसा घबराए कि उन्होंने आना ही छोड़ दिया। अब मोदी के साथ साथ ऐसा लग रहा है कि पूरी बीजेपी जो है वो विपक्ष से डर रही है, वो राहुल गांधी से डर रही है। इसीलिए मामले को इस समय खबरों को भी डाइवर्ट करने की कोशिश की इंडिया गठबंधन में दरार है और ममता बनर्जी की जगह मतलब ममता बनर्जी को लीडरशिप का वो किया जा रहा है कि राहुल गांधी की जगह उनको आना चाहिए और ये तमाम खबरें जो हैं इनको बढ़ा बढ़ा कर बताया जा रहा है। हालांकि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कौन करता है कौन नहीं करता ये वो लोग आपस में तय कर लेंगे, इसमें बीजेपी को परेशान नहीं होना चाहिए, लेकिन बीजेपी परेशान हो रही है। और कल जो राजस्थान का वो जो दृश्य था जिसमें अदानी बैठे हैं और मोदी को जो पगड़ी पहनाई जा रही है, सारे लोग खड़े हैं और अदानी केवल बैठे हैं, तो वो देखकर याद आया कि एक समय मुकेश अंबानी जो थे वो मोदी की पीठ पर उन्होंने हाथ रखा था जब वो उनके हॉस्पिटल का उद्घाटन करने पहुंचे थे, तो मोदी की पीठ पर प्रधानमंत्री की पीठ पर उन्होंने हाथ रखा था। एक उद्योगपति का हाथ एक प्रधानमंत्री की पीठ पर होना, ये दृश्य जो था बहुत शर्मनाक दृश्य था लोकतंत्र के लिए। कल उससे भी ज्यादा शर्मनाक दृश्य देखने मिला जब सारे लोग खड़े हैं प्रधानमंत्री के आदर के लिए और जो उनके जो मित्र हैं वो आराम से बैठे हुए हैं। तो ये जो फिलहाल नजर आ रहा है, जो सार्वजनिक तौर पर जो चीज जाहिर हो रही है कि अदानी बेपरवाह हैं कि जब तक मोदी हैं उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये जो संदेश अब खुद अदानी ने अपनी तरफ से दे दिया है और संसद में अब ये बात भी उठेगी जब भी अगर सत्र चलेगा, अगर देखना होगा कि कल क्या कुछ होता है। लेकिन आज तो ऐसा नजर आ रहा है कि मोदी जो हैं वो अदानी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं और सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं और संसद सत्र को चलने नहीं दे रहे हैं। इल्जाम डाल रहे हैं विपक्ष पर, लेकिन विपक्ष अब अपनी अगली रणनीति तैयार कर रहा है। आज इसकी बैठक हो गई है, राहुल गांधी अब आगे क्या कुछ करेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। तो अमरेंद्र जी आज इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीवी लाइव के साथ और देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।